नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागोंडे जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इस सारे इम्प्लीमेंट के क्या चरण हैं। मतलब इस सारे इम्प्लीमेंट करते समय क्या ज़रूरतें पड़ती हैं डेवलपर्स को, सोसाइटी को। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सर्कुलर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए, सर्कुलर नंबर 4 की शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और पहले चलते हैं कि डेवलपर्स जो स्कीम इम्प्लीमेंट करने की क्या प्रक्रियाएं हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि डेवलपर्स कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं एरिया हड़पने के लिए। एरिया के बारे में डिटेल्स निकालते हैं, एरिया किसकी है, मालिक कौन है, मालिक जगह पे है या नहीं है। अगर मालिक है तो पहले मालिक से बातचीत होती है। अगर मालिक एग्री हो गया तो मालिक से कन्विंस करते हैं और फिर एरिया में इंटर करते हैं। अब एरिया में इंटर करने के पहले मैंने बताया ना, इनके जो एजेंट हैं वो इस एरिया में पहले इंटर करते हैं। वो इंटर करने के बाद पहले पता करते हैं कि भाई कौन वैसे व्यक्ति है जिसके पास कम से कम 50-100 लोगों की मेजोरिटी जमा कर सकते हैं। उन लोगों को जमा करते हैं, उन लोगों के साथ बैठक होती है, मीटिंग्स होती है, पार्टियां होती है और फिर उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि भाई आप अगर हमें सपोर्ट करो, आप हमें अगर सपोर्ट करो तो हम यहाँ पे एक डेवलपमेंट करेंगे, बिल्डर हमारे पास है। ये नहीं बताते हैं कि भैया बिल्डर ही मालिक है, बिल्डर ही मालिक है, ये नहीं बताते। क्यों? कि अगर वो चीज़ बताएंगे तो लोगों के अंदर एक चीज़ आएगी, भाई ये मालिक है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये पहले वहाँ पे ये सब चीज़ें बात करते हैं। फिर वहाँ से लोगों का झुकाव होता है। जो वहाँ पे समझो 200 लोगों की एरिया है तो वहाँ पे तकरीबन 60-70 लोगों को ये बहला फुसला के इकट्ठा करते। फिर बोलते भैया आप लोग की मीटिंग ले लो। मीटिंग होती है। अच्छा, मीटिंग कहाँ होती है ये पहले सोचिए। जबकि मीटिंग का रूल है कि जो भी मीटिंग होती है वो किसी हॉल में होना चाहिए, एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बाहरी आदमी नहीं आ सके। ये लेते होटल्स में, ये लेते होटल्स में। ये एक तरफ का लालच है। जो झोपड़ी धारक वहाँ जाते हैं, जो भी चाय पानी नाश्ता खाना करते हैं, बस उसी लालच में आके बस वो तैयार हो जाती कि भाई नहीं नहीं हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और उसके बाद वहाँ पे स्वयं घोषित सोसाइटी का गठन हो जाता है। स्वयं घोषित सोसाइटी गठन होने के बाद फिर यहाँ से प्रक्रिया शुरुआत होती है एसआरए की। अब सोसाइटी के जो लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है एसआरए क्या है, एसआरए के रूल्स क्या है, एसआरए के नियम क्या है। सब काम यहाँ पे बिल्डर के लोग यहाँ पे काम करते हैं। अभी वहाँ से सोसाइटी के लेटर पे एप्लीकेशन बनाएंगे, एप्लीकेशन बना के पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद एसआरए बताएंगे कि भाई हमने यहाँ पे सोसाइटी बना लिया और हम यहाँ पे इच्छुक है कि एसआरए करना चाहते हैं, हमें परमिशन दिया जाए। वहाँ से लेटर्स आएगा कि भाई एक काम कीजिए, आप अपना जो भी एनेक्शल 2 पहला, इसे बोलते प्रोविजनल लिस्ट ऑफ हटमेल डोलर, जो एक हटमेल डोलर की एक ड्राफ्ट होती है जो सोसाइटी पेश करती है कि भाई हमारे यहाँ कितने मेंबर्स हैं जो झोपड़ी धारक हैं, उसकी एक लिस्ट दी जाती है जिसपे डेवलपर्स की, चीफ प्रमोटर की, आर्किटेक्ट की सिग्नेचर्स होती है। उसकी 2 कॉपी एसआरए में दी जाती है। एसआरए में देने के बाद एसआरए उस चीज़ को वेरीफाई करता है। वेरीफाई तो सिर्फ नाम के लिए है दोस्तों, वेरीफाई का एक ढकोसला है, एक आडंबर है, हाथी की दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ। ये चीज़ वही है। वेरीफाई के नाम, वेरिफिकेशन के नाम पे खाली एक ढकोसला है, आडंबर है। ये वहाँ से कॉपी भेज देंगे कंप्लेंट अथॉरिटी के पास कि भाई कंप्लेंट अथॉरिटी ये जो एरिया में प्रस्ताव आया इसके जो भी एनेक्शल 2 क्लियर करें। अब
कंपनी अथॉरिटी कौन है, मैंने पहले बता चुका हूँ। जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उस हिसाब से प्रॉपर्टी कंपनी अथॉरिटी डिसाइड होते हैं। अब वहाँ पे एक लेटर जाएगा उनके पास, एक लेटर जाएगा डेवलपर के सोसाइटी के पास कि भैया आप डेवलपर चुनिए। अब वहाँ पे शुरुआत हो जाएगी प्रक्रिया SRA की। अब वहाँ पे फिर एक मीटिंग्स ली जाएगी, लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा भैया हमने एक बिल्डर से बात की, बिल्डर बहुत अच्छा है, बिल्डर हमको ये दे रहा है वो दे रहा है। एक वर्बली चीज़ें वहाँ प्रस्तुत की जाएगी और लोगों की सहमति ली जाएगी, भैया सहमति पत्र भरिए। और फिर वहाँ पे चालू होगा ब्लैकमेलिंग इन द सेंस, अब लोगों को बोला जाएगा कि भाई देखिए अगर आप सहमति पत्र नहीं भर रहे तो आपकी पात्रता नहीं की जाएगी, आपको परेशान करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग हो गई। ब्लैकमेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ का डर दिखा के उनसे वो काम करवा रहे हो तो ब्लैकमेलिंग हो गई। अब दोस्तों मुझे बताइए, ब्लैकमेलिंग नहीं है क्या? मेरे जितने दर्शक हैं वो मुझे पता है उनके साथ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये ब्लैकमेलिंग चालू होती है। अब ब्लैकमेलिंग में मरता क्या ना करता। अब भाई उनके सामने कोई चारा नहीं होता है, घर का सवाल है, वो जाते हैं भाई ठीक है, सोसाइटी को बोलते हैं भैया लाइए मैं सही करता हूँ और मुझे मेरा जो है मेरी घर का पात्रता कीजिए। अब इसके अंदर 51% तो ये सहमति जमा कर लेते हैं। जो पहले 70% था तो डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम था, तकलीफ थी। वहाँ पे झोपड़ी धारकों को कुछ राहत थी कि भैया 70% नहीं है तो आपने परमिशन कैसे दिया। लेकिन ये जो सरकार बैठी है मंत्रालय में, जो महाराष्ट्र सरकार बैठी है, ये हमेशा डेवलपर के लिए कोई ना कोई छूट निकालती है, क्योंकि डेवलपर्स अगर डेवलप नहीं करेंगे तो सरकार चलेगी नहीं। आपको क्या लगता है ये जो महाराष्ट्र सरकार चल रही है ये कौन चला रहा है? आज के टाइम पे ये बड़े बड़े धन्ना सेठ जो हैं वो और डेवलपर्स ये सरकार चला रहे हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब एक आम व्यक्ति की सुनवाई, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई आपको नहीं दिखेगी। आप चाहिए हाई कोर्ट जाइए, अथॉरिटी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। एक 3338 की नोटिस जब किसी को बिल्डर इशू करता है तो उसके पास उसी के अगल बगल वाले 50 जन लोग आके कहते हैं भाई तुमने तो गलती कर दिया, अब नोटिस इशू हो गई है, अब बिल्डर तुमको भाड़ा नहीं देगा, हमको तो 15,000 मिल रहा है, तुमको नोटिस दी गई 5,000 रुपया तुमको भाड़ा दिया जाएगा। ये चीज़ें लोगों को हैरेसमेंट किया जाता है। तुम्हारा घर पात्र नहीं होगा और पात्र भी है तो बिल्डर तुमको देगा नहीं, तुमको परेशान करेगा, तुम समझते नहीं हो, तुमको बिल्डर के पास सरेंडर करना चाहिए। इस तरह की हजार धकियानूसी बातें ये वो आदमी बोलते हैं जिनको ABCD SRA के बारे में नहीं पता। दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ की बातें अगर हकीकत में है तो सरकार ने 3338 की नोटिस क्यों बनाया और उसमें 35 का प्रयोजन क्यों किया कि भैया 3338 की नोटिस आई है, आप उसके खिलाफ 35 में अपील फाइल कर सकते हैं, आप GRC जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों बनाया गया मुझे बताइए ना। आखिर क्या क्यों दंड दिया जाएगा उसको? अगर कानून में अधिकार दिया गया है और उस अधिकार की मांग अगर हम करते हैं तो क्या दंड है? कैसे दंड हुआ? तो सबसे पहले तो जिसने कानून बनाया है, विधानसभा में जिसने कानून बनाया उसको दंड मिलना चाहिए कि भैया आपने फिर बनाया क्यों? अगर मुझे अधिकार नहीं दिया जाएगा, अगर मुझे अधिकार नहीं दिया जाना है तो फिर कानून बनाया क्यों गया? अब कानून बनाया गया तो मुझे अधिकार दिया, मतलब एक आम आदमी का अधिकार है, वो अधिकार जा सकता है। लेकिन लोगों के मन में खौफ पैदा किया जाता है, डर पैदा किया जाता है। और करता कौन है? बिल्डर नहीं करता है। ये जो बिल्डर के जो उठाईगीर होते हैं चमचे, वो करते हैं सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। इनका
उससे कोई लेना देना नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। इनका सिर्फ मकसद यही है कि बिल्डर से मुझे क्या मिल रहा है। समझ रहे हैं? बस एक का 2 रूम करना, 2 का 4 रूम करना। जितने भी कमेटी के लोग हैं मुंबई में पहले से या आपकी जो कमेटियां हैं, सरकार उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाए कि भाई कमेटी के लोगों के रूम कितने थे और कितने रूम मिले, कमेटी में जो बनने के पहले वो व्यक्ति का स्टेटस क्या था और आज क्या है। पता करें ना, पता करें। अरे भाई, जो आदमी, जिस व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती थी, वो बंदा फ्लैट खरीदता है 2-2 करोड़ का, फिर गाड़ी में चलता है। कहाँ से आते पैसे? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये पहले बताइए। तो ये चीज है, करप्शन यहीं से शुरुआत होती है। और बिल्डर ये नहीं समझता है कि भाई मैं इसको पैसे क्यों दूं, जो पैसे इन लोगों को बांट रहा हूं मैं आम जनता में, उनके भाड़े बढ़ा के दूं, पब्लिक खुश हो जाएगी, उनकी पात्रता करा के दूं, लोग खुश हो जाएंगे। तो ये बिल्डर कब समझेंगे? मैं क्यों बोलता हूं बिल्डर फिरंगी? बिल्डर को फिरंगी क्यों बोलता हूं? इसीलिए कहता हूं कि बिल्डर जब आते हैं तो लोगों में आपसी विवाद पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं। आपके बगल का जो पड़ोसी, आपके घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बिल्डर आने के बाद अगर आपने बिल्डर को सपोर्ट नहीं किया और उस बंदे ने सपोर्ट कर दिया तो शायद उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं होगा। क्या ये गलत बात बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। चलिए आइए मुद्दे पे आ जाते हैं। अब ये चीज़ बात करने के तो मैं बहुत लंबा भाषण दे सकता हूँ, बहुत लंबा भाषण दे सकता हूँ, एविडेंस भी देख सकता हूँ कि भैया इस सोसाइटी में क्या हुआ, इस सोसाइटी में, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। तो फिर कभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर्कुलर 4 की। अब ये एनेक्सर बनने के बाद एनेक्सर की सर्टिफाई कॉपी जब कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा डिप्टी कलेक्टर एसआरए को दिया जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया एनेक्सर 2, मैंने जो एनेक्सर 6 1 2 3 4 5 6 में बताया था, एनेक्सर 2 की स्क्रूटनी कौन करता है? उप जिला अधिकारी एसआरए। अब वहाँ से स्क्रूटनी होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाती है, वहाँ पे पहले उसको मिलता है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब इरादा पत्र। इरादा पत्र के अंदर जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट करने के बाद उनको बोलता है IOA, मतलब इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, मीन्स होता है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि भैया आपका जो विकास योजना है, उसका जो प्लान है, मराठी में आराखड़ा बोलते हैं, वो डेवलपमेंट प्लान सबमिट किया जाए। वो सबमिट करने के बाद तब उसके बाद आती है सीसी यानी कमिटमेंट सर्टिफिकेट, मतलब बांधकाम करने का प्रमाण पत्र, मतलब बांधकाम प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र कि आप कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों सर्कुलर 4 क्या कहता है? सर्कुलर 4 खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जो कि 27/8/1997 को बना है, और ये कहता है कि भाई इसके अंदर ऐसा हो गया कि जो बिल्डर से LOI ले लेते थे और उसके आगे की प्रोसीजर चलते नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये था कि LOI के लिए उसकी जो वैलिडिटी थी 1 साल थी, IOA की वैलिडिटी 1 साल थी और CC की वैलिडिटी 1 साल थी। अब ये 1-1 साल मिला के हो ही कितने? 3 साल। अब यहाँ पे डेवलपर कुछ काम नहीं करते थे, जिसके वजह से LOI की प्रमाण बढ़ते जा रहे थे। मतलब जो भी डेवलप आता है LOI लेता था और फिर वहाँ बैठ जाता, क्योंकि उसके बाद तो 3 साल मिल गया, भैया साल भर खत्म होने आए, चलो खत्म हो गया, रीवैलिडेट कर दीजिए LOI को। रीवैलिडेट आपका जो भी प्रीमियम भर के रीवैलिडेट करा दे, फिर उनको साल भर मिल गया। फिर उसके बाद साल भर के अंदर IO ले लिए, IO के लिए फिर साल भर मिला, फिर यहाँ वहाँ किए, खचम कुचम किए, फिर वहाँ पे CC ले लिए। तो ये प्रक्रियाएं चलती थी, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये होता था कि जो सरकार ने एक योजना बनाई थी जो लोगों के विकास के लिए और मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त करने के लिए, वो धरी की धरी रह गई, धरी की धरी रह जाती है और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया इस चीज़ को कठोर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर चलेगा तो शायद 2024 नहीं
2024 में 2099 तक कुछ नहीं होने वाला है और ना कोई बदल होने वाला है। इसके लिए सरकार ने एक कठोर नियम निकाला कि भैया जो भी चीज़ें आपके पास है, चाहे वो LOI हो, लेआउट हो, मतलब IO हो या CC हो, सबकी वैलिडिटी 3 महीने होगी। मतलब 3 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को समझिए। और जो भी प्रोजेक्ट बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है, उसके आगे नहीं गया, अगर उसको वापस पुनर्जीवित करता है तो फिर से उन्हें वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उन्हें फिर से वापस LOI देने, अपना एनेक्सर 2 सबमिट करना पड़ेगा 2 कॉपी, और उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आगे प्रपोजल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि आज मुंबई के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो LOI लेने के बाद आराम से बैठे रहते हैं, लोगों को हैरेसमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट करना नहीं है। उन्हें डेवलपमेंट करना नहीं है, वो यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आए। उन्हें सिर्फ LOI अपने नाम पे करनी थी, उन्होंने कर लिया। अब वो मार्केट में बिल्डर ढूंढते हैं क्या, कि कोई पार्टनर मिल जाए। पार्टनर इन द सेंस कोई लोन देने वाला। वो बैंक ढूंढते हैं कि बैंक से कुछ लोन हो जाए। वो लोन लेने के बाद भी ये मत सोचिए कि वो आपके एरिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उस लोन को फाइनेंस करते हैं और एक ही प्रॉपर्टी पे 2-2, 3-3 बार लोन उठाते हैं लोग। और ये बैंक है, पता नहीं उनको लोन देते जाता है, एक ही प्रॉपर्टी भी देते रहता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में बता सकता हूँ, सबूत के साथ बता सकता हूँ कि BMC की प्रॉपर्टी पे भी लोन उठा लिया गया, जो आज भी केस, नीलामी का केस आज भी चालू है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का बैंक, बिल्डर लेके भाग गया। समझ रहे हैं? तो भी छोटा मोटा बिल्डर नहीं है। ऑर्बिट कॉरपोरेशन के पुजीत अग्रवाल जी है, जो 200 करोड़ रुपए LIC से उठाए। उसमें IDBI ट्रस्टशिप प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो कि दोनों गवर्नमेंट है। IDBI बैंक जो ट्रस्टशिप लिमिटेड है वो भी गवर्नमेंट की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी गवर्नमेंट है। इनसे 200 करोड़ रुपए का लोन लिया जाता है, और 200 करोड़ का लोन लेने के बाद भाई वो EMI भरते नहीं है और फिर गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के बैंक के मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स लोगों को RTI में जवाब देते कि भैया हमने कोई लोन दिया ही नहीं। जब हमने भी RTI किया तो हमें भी वही जवाब दिया कि भाई नहीं, मैंने कंप्लेंट मारा था कि भैया आपने लोन कौन से आधार पे दिया, कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे को लोन क्यों दिया। तो उन्होंने मुझे रिटर्न लेटर दिया कि हमारे यहाँ से कोई भी लोन इशू नहीं हुआ है। मैंने इनके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी साथ में लगा के दिया। मतलब भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, रहते हैं हम, घर है हमारा, हम मजाक नहीं कर रहे। ये कॉपी देख के बताइए एग्रीमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद बैंक के मैनेजर का कोई फ़ोन नहीं आया। क्या? कोई फ़ोन नहीं आया, ना फ़ोन आया ना लेटर्स आया। सॉरी, फ़ोन नहीं, लेटर्स, कोई लेटर्स नहीं आए। मतलब अब वो समझ गए कि भैया इनके पास तो कॉपी है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अच्छा, वो भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ जमा हुई है आपको पता हो? सिटी सर्वे डिपार्टमेंट में। अब सिटी सर्वे डिपार्टमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट का है। वहाँ से मैंने RTI से निकाला हूँ, तो गलत कैसे होगा? तो ये जो चीज़ें हैं, यही काम ये लोग करते हैं। वो 200 करोड़ का लोन आज 400 करोड़ हो गया EMI नहीं भरने की वजह से। यहाँ पे LIC, उनका जो ऑफिस, हेड ऑफिस है अहमदाबाद से यहाँ पे आके एरिया में नोटिस चिटकाया गया ऑक्शन के लिए कि भैया इसको ऑक्शन कर रहे हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी नीलाम करना है। उसके बाद वहाँ केस चालू है जिसके अंदर BMC अब गई है, पुराने मालिक हैं उसमें, एडवांस बिल्डर, तो इनका केस DRT में चालू है। अब वहाँ पे बता रहे कि भाई मैटर डिस्पोज हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। मतलब ये मात्र गवर्नमेंट को चूना लगाने का तरीका। अब मुझे बात बताइए, ये जो लोन उठा के लेके जाते हैं ये बड़े बड़े लोग, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 12,000, 15,000, 50,000 करोड़ का जो लोन उठा के ये भाग जाते हैं, बराबर है। अब इनकी कंपनी को NPA घोषित किया जाता है, इनकी कंपनी को NPA घोषित कर दिया जाता है, भैया नॉन प्रॉफिट असेस्ट। लेकिन ये लोन के पैसे भरते को नहीं, हम गरीब लोग, जो हमने हाउसिंग लोन ले लिया है या पर्सनल लोन लिया है, इसके अंदर इनकी
जो रेपो रेट है वो बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, हर साल में 2-2 साल, साल में 3-3 4-4 बार इंटरेस्ट बढ़ता है भाई। मेरा भी हाउसिंग लोन है, मुझे पता है ना, साल में 2-2 3-3 बार बढ़ता है। 0.12%, 0.25%, हर साल में 3-4 बार बढ़ जाता है। क्या कारण है कि भैया रेपो रेट, मतलब उनके पैसे हम भुगतान कर रहे हैं, उनके पैसे हम भुगतान कर रहे हैं, वो फ्री हो गए। उनके ऊपर खाली दिखावा किए, केस हो गया, कंपनी एनपीए निकल गई, एनपीए में, नॉन प्रॉफिट एसेट में, मैटर हो गया ख़त्म। वो आराम से फॉरेन में जाके मस्त झूला झूल रहे हैं, और उनकी जो ली हुई, जिस पैसे से झूला झूल रहे, वो पैसे की रकम हम भर रहे हैं। वो चाहे 1000 रुपया महीना हो, 200 रुपया या 100 रुपया हो, वो हम भर रहे हैं दोस्तों। और सरकार मौन है, सरकार को पता ही नहीं है। भैया क्या बात है कि भैया ये बड़े बड़े लोगों पे इतने मेहरबान होते हैं आप लोग, गरीबों के तो लोन नहीं माफ़ करते हो। गरीबों को एक महीने ईएमआई नहीं हो तो भैया सब बैंक वाले पैसे काटने चालू कर देते हैं। जितना तो नेशनलाइज बैंक में पैसे नहीं करते, चेक बाउंस में, उससे ज़्यादा तो लोन वाला काट लेते हैं। मेरे यहाँ एक बार मेरा लोन प्रॉब्लम ये हो गया, संडे का दिन था, मैंने सोचा बैंक में पैसे हैं और मुझे पता नहीं था, और संडे के दिन बोला संडे नहीं कर, मंडे सुबह में पैसे डाल दूंगा। भाई संडे को काट के मुझे मैसेज आ गया, भैया आपका तो बाउंस हो गया। वहाँ से मेरे कुछ 225 रुपया या समथिंग मुझे फाइन लगी SBI बैंक से। फिर दूसरे दिन फ़ोन आया मुझे, बोले सर आपको 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। बोले क्यों भाई? बोले वो आपका जो लोन अमाउंट था उसके अंदर आपका चेक बाउंस हो गया, चेक। हाँ, अरे मैं बोला सर संडे के दिन क्यों काट रहे, मंडे काटिए ना। बोले नहीं हम कभी भी काट सकते। अब मुझे 1500 रुपया समथिंग कुछ भरना पड़ा। तो बताइए, हमारे लिए ये चीज़ होती, बड़ों के लिए कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ, ध्यान रखिए, जो भी बिल्डर आपके यहाँ पे है, LOI अगर आती है तो LOI के 3 महीने के बाद अगर इनको IO नहीं मिला है तो LOI समझिए इनकी रद्द हो जाएगी, इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। आप जागरूक हैं तो आपका प्रोजेक्ट जागरूक रहेगा, आपका प्रोजेक्ट जागरूक रहेगा तो आपके यहाँ पे जो डेवलपमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे सब बात करेंगे, दूसरे वीडियोज़ में करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियोज़ लंबी हो रही है। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।